हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी 25/9/2018 में सेकंड शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी मतलब हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं उसको हम लोग बेसिक से बेसिक शॉर्ट तरीके जो होता है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होती होगी। तो अभी ये सीरीज़ हमारी चल रही है प्लेटफॉर्म के जो 32 वाले बुक है, इसी सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3236 तक हो चुका है और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 3237 से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है 3237 में क्या कह रहा है। कह रहा है 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए सिंपल है, क्या दिया हुआ है 7/11। इसको क्या करना है, सिंपल तरीका जो है इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए भाग लगाते हैं। तो 11 से 7 बार में भाग लगाएंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या बना देगा, 0 बना देगा। फिर इसको काटेंगे 11 से 6 बार में, 11 से 6 बार में 66 हो गया। तो फिर बचा 4। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 40 हो गया। तो फिर यहाँ से 3 बार में कट रहा होगा। तो अब देखिए 40 है तो 33, फिर 7 बच गया। तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये 0 लगाएंगे तो फिर 6 बार में कट रहा होगा। तो 66। तो फिर क्या बच रहा होगा, 4 से बच रहा होगा। फिर 4 में फिर 0। तो ऐसे ही क्या हो रहा है 6 3, ये क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो देखिए 6 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो यानी कि 6 3 जो रिपीट होने वाली संख्या है उस पर क्या हो जाएगा, बार हम लोग लगा देंगे। ठीक है, बार का मतलब है कि वही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट होते जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 38 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य है। अब देखिए 9 से विभाज्य है, इसका सिंपल तरीका होता है कि जो भी संख्या हो उसको अगर चेक करना है कि 9 से वो विभाज्य है कि नहीं है, तो सिंपल तरीका है कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए सबसे पहला ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 4 5 6 9 9, इसको जोड़ते हैं तो देखिए 9 9, फिर ये कट रहा होगा 9 से, फिर 6 और 5 11 और 4 15, ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वैसे ही चेक करेंगे तो देखेंगे सी ऑप्शन में क्या हो रहा है। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 8 18, 18 क्या है, 9 से कट रहा है। यानी कि इसके अंकों का योग क्या है, 9 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 में क्या है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, 44 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक क्या है, रेलगाड़ी है हमारा, इसकी लंबाई क्या दी हुई है 162 मीटर, इसकी लंबाई क्या दिया हुआ है 162 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको पार कर रही है, ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और इसका गति जो है दिया हुआ है और टाइम हमारा दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो इसकी लंबाई को मान लेते हैं कि x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या मान लिया, x है। अब देखिए ये इसको पार करेगा, तो देखिए जैसे ये वाला आगे वाला हिस्सा है ये पार करेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा और आगे वाला हिस्सा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पार करने का तो यही मतलब हुआ कि इसके पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे पूरी तरह से पार हो जाएगा इसको। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा पार करने में वो क्या होगा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस इसको लग जाएगा पार करने के लिए। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया 162 और प्लस x। और हम लोग पढ़ रखे हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमारा क्या दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। तो क्या तरीका है इसका, 5/18 से गुना कर देते हैं। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना। अब ये चाल हो गया गुना समय, समय क्या दिया हुआ है 44, समय क्या दिया हुआ था 44। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 18 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ हमारा 162 प्लस x और बराबर क्या हो जाएगा, 3 पंजे का 15 और गुना 44 है। तो 15 चौका 60 का 0, हाथ में 6 और 15 चौका 60 और 6 66।
क्या आ गया 660। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 162 को उधर भेजेंगे तो उधर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 162 क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, फिर यहाँ क्या बच रहा होगा 5, 5 में से 6 गया तो एक पैसा चलेगा यहाँ पे, तो ये 9, और 5 में से 1 गया तो 4, 498 मीटर। ये क्या गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3240। क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। देखिए समझते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, पहले हमारा 108 और भाग है क्या है 18, फिर गुना है क्या 55 माइनस का 35, फिर क्या है भाग 5 है, और लास्ट में क्या है भाग 3 है। इसी को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को। ठीक है, और ब्रैकेट में भी किसको, सबसे पहले भाग को, फिर गुना, फिर जोड़ और घटाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 5 से 35 को भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 55 है, 55 में से 7 गया तो क्या बना रहा होगा हमारा 48, 55 में से 7 गया तो 48। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है तो क्या लगा हुआ है, डिवाइड, क्या है 3। ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लाई, और फिर क्या है 108 भाग 18। फिर देखिए भाग है तो भाग को हम लोग यहाँ करेंगे तो 18 से ही कट रहा होगा 6 बार में, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 48 है, फिर भाग 3 है, तो 48 में 3 से भाग लगे, 3 क्या होगा यहाँ बट्टे में आएगा, भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 बार में, तो ये आ जाएगा 6, और इसको भाग लगाएंगे तो ये 16। ठीक है, अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा होगा 96। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है 41। 41 में क्या कह रहा है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि y की वर्तमान आयु क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सबसे आसान तरीके से समझते हैं। क्या दिया हुआ है, x है और y है। ठीक है, इनका वर्तमान आयु का युग, ये अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। ये क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात। और कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है इनका अनुपात क्या हो रहा है, 11:9। 3 वर्ष बाद का अनुपात क्या हो रहा है, 11:9 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। तो हमसे पूछ किस कर रहा है, वाई का क्या है, वो हमसे पूछ रहा है, वाई का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए समझते हैं। अब देखिए कोई भी 2 व्यक्ति हो, अगर जो उनकी आयु का अंतर वर्तमान में होता है वही क्या होता है, अगर 5 साल बाद भी लेंगे तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, समान ही होगा। जैसे जैसे एक माँ बेटा है, माँ की आयु अगर 30 साल है और बेटे की आयु मानते हैं 5 साल है, तो अगर 10 साल बाद भी लेते हैं तो इनकी आयु का जो अंतर है, कितना अंतर है, यहाँ 25 का अंतर है। तो ये अंतर क्या होगा, 10 साल बाद भी 25 होगा, और अगर इससे 5 साल पहले भी जाते हैं तो अंतर क्या होगा, 25 ही का अंतर रहेगा हमेशा। तो अंतर हमेशा क्या होता है, समान ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, जो वर्तमान का अंतर है वही क्या रहा होगा, 3 साल बाद का भी अंतर सेम हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अंतर है, देखिए 5 और 4, यहाँ अंतर 1 का है, और यहाँ अंतर क्या है 11 और 9 2 का अंतर है। तो इसके अंतर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अंतर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बना देगा हमारा 5 दूना 10, ये क्या बना रहा होगा 10, और ये 4 दूना 8। अब देखिए 10 और 8 अंतर आ गया 2 का, 11 और 9 अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो अंतर हमारा समान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए 10 है, 10 से ये क्या हो गया 11 हो गया। 3 साल बाद क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो वृद्धि 1 की है, यहाँ पे वृद्धि कितनी है, 1 की वृद्धि है, वही हमारे वर्ष में क्या है 3 वर्ष है, वो क्या है 3 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है वही क्या है, इसका वैल्यू 3 वर्ष आ रहा है। ठीक है, अब देखिए y का हमसे वर्तमान पूछ रहा है, तो y का वर्तमान क्या है 8 है, y का वर्तमान क्या है 8 है। तो देखिए y का अगर निकालते हैं तो 1 का वैल्यू 3 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा 8 गुना 3, ये क्या आ जाएगा 24। तो y का वर्तमान आयु क्या आ गया 24 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 42। 42 में क्या कह रहा है, इंद्र और चंद्र जो है अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारा इंद्र है और एक क्या है चंद्र है। ठीक है, ये क्या कर रहा है 20 दिन में, और ये 80 दिन में अकेले अकेले काम को कर लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है। ठीक है,
और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान मतलब जो छुट्टी ले रहा है उस दौरान क्या कर रहा है, चंद्र काम जारी रखता है और कार्य पूरा होने तक यही क्रम जो है जारी रहता है। तो कार्य पूरा होने में कुल कितने समय लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं। ये क्या कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है और चंद्र क्या कर रहा है, 80 दिनों में कर रहा है। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा क्या जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 80। अब देखिए क्षमता हो जाएगा 20 से 4 बार में, 20 चौका 80। तो इसकी क्षमता क्या हुई 4, इससे 1, यानी कि इंद्र की क्षमता क्या है 4 है और चंद्र की क्षमता क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए हमको कह रहा है कि इंद्र जो काम शुरू कर रहा है वो क्या कर रहा है, 3 दिन तक काम करता है। देखिए इंद्र की क्षमता क्या है 4 है, अगर ये 3 दिनों तक काम करता है तो कितना काम कर रहा होगा, 4 तिहाई का 12 यूनिट जो है ये कर रहा होगा 3 दिनों में। ठीक है, चलिए अब फिर कह रहा है कि इंद्र जो है 5 दिनों के लिए छुट्टी लेता है, तो 5 दिन कौन काम करेगा, चंद्र करेगा। तो चंद्र 1 है, इसकी क्षमता क्या 1 है, 1 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3 दिन में ये 12 यूनिट कर दिया और ये 5 दिन में ये कितना कर दिया, 5 यूनिट काम कर दिया। अगर दोनों का योग निकालते हैं, जैसे पहले ये आया ये करके चला गया, ठीक है, फिर ये आया तो ये 5 मिनट काम कर दिया, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये आएगा इंद्र जो आएगा और फिर ये 3 दिनों तक काम करेगा, तो फिर 3 दिनों के बाद फिर जाएगा और फिर 5 दिनों के लिए ये आएगा। यानी कि पहले देखिए 3 दिन तक ये किया, फिर 5 दिन तक ये किया, उसके बाद फिर क्या हो रहा होगा, फिर वो आ रहा होगा इंद्र और उसके बाद फिर ये आ रहा होगा। तो ऐसे ही क्रम क्या हो रहा है, जारी रहता चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल जो हमारा यूनिट है 12 और 5 17। अब 17 यूनिट काम करने में कितना समय लग रहा होगा ये आप बताइए। देखिए 17 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग रहा होगा, 3 दिन इसको लगा और 5 दिन इसको लगा, तो 5 और 3 8। तो 17 यूनिट काम करने में कितना लग रहा होगा, 8 दिन का समय लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो 8 दिन में वो लोग काम कर रहे हैं, 17 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल हमारा कितना है 80 यूनिट काम है हमारा। ठीक है, तो 80 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए अब देखिए 17 यूनिट हैं, ये क्या 80, तो देखते हैं 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। 85 क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इससे हम लोग एक कम वाला लेते हैं, यानी कि अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो ये आ रहा होगा 68 यूनिट। ठीक है, और वैसे ही इसमें भी 4 से गुना करते हैं तो ये आ रहा होगा 8 चौका 32, यानी कि 32 दिन में वो लोग कितना काम कर रहे होंगे, 68 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, जैसे ये क्रम जो जारी रख रहे हैं हम लोग, पहले 3 दिन और ये 5 दिन, ऐसे क्रम जारी रखते हैं तो 32 दिन में 68 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 68 काम हो गया है, 68 काम हो गया है, अब बच कितना गया 12 यूनिट। 68 काम होने के बाद 12 यूनिट बच गया, तो देखिए क्रम हमारा यही चल रहा है। तो अब अगले बार 12 यूनिट करने के लिए कौन आएगा, तो फिर हमारा इंद्र आएगा। तो इंद्र को 12 यूनिट करने में कितना लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। ठीक है, तो देखिए 32 दिन हमारा ऑलरेडी लग चुका है इतना काम करने में, और 3 दिन और लगेगा तो हमारा ये 12 यूनिट और जो बचा हुआ है वो भी कर देगा। तो टोटल दिन कितना हो गया 32 और 3 35, तो 35 दिन लगेगा। तो वो दोनों मिलकर जो क्रम में कर रहे हैं उस क्रम में समाप्त हो जाएगा काम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 43 में क्या कह रहा है, अक्षय जो है 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार ले रहा है। ठीक है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्या कर रहा है, एक दोस्त को उधार देता है। तो अक्षय जो है 1 साल में कितना लाभ कमाया होगा वही हमसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 2 साल के लिए 6% ब्याज पर 3000 रुपये लेता है किसी से, और फिर क्या कर रहा है, उसी रुपये को 3000 को क्या कर रहा है 9% ब्याज पे लेता है, 6% पे और 9% ब्याज पे उतने ही टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए दे देता है किसी को। तो इस क्रम में कितना लाभ हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए ले कितना रहा है वो 2 साल के लिए ले रहा है और कितना ले रहा है 6% ब्याज पे ले रहा है। ठीक है, तो टोटल उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, 6 दूना 12%, मतलब 3000 की जो राशि ले रहा है वो 3000 का जो राशि ले रहा है उस पर उसको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा, 12% का ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले बार वो क्या करता है, उसी को जो 3000 राशि है उसको 2 साल के लिए 9% ब्याज पर किसी और को दे रहा है। ठीक है,
तो हमारा कितना उसको ब्याज मिल रहा होगा, 18% का ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6% ब्याज जब वो किसी से ले रहा है तो 12% उसको देना पड़ेगा, और 9% ब्याज पे किसी को दे रहा है, तो यानी कि उससे वो कितना 9 दूना 18% ब्याज वो कमा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 18% ब्याज उसको मिल रहा होगा, लेकिन देना पड़ रहा हो कितना, 12% उसको देना पड़ेगा, जिससे लिया है उसको देना भी पड़ेगा। तो हमारा उसको जो लाभ हो रहा होगा, 18% कमा लिया और 12% दे दिया, तो यानी कि 6% का उसको लाभ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 6% का उसको लाभ हो रहा होगा। और यही हमसे पूछ रहा था कि कितना लाभ हो रहा होगा उसको। अब देखिए निकाल, टोटल राशि हमारा 3000 है और इसका 6% लाभ होगा, तो 6% इसका निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 6 के 18, 180। यही उसको क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। एक सेकंड कोई देख लेते हैं, 180, हाँ ठीक है 180, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 44 में क्या है, 3 पाइपों में से पहले जो 2 हैं वो क्या कर रहे हैं, 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। मान लेते हैं 2 पाइप हैं ए और बी। एक क्या कर रहा है, 10.8 घंटे में भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, 21.6 घंटे में भर रहा है। यही कह रहा है हमसे। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जबकि तीसरा पाइप जो है भरी हुई टंकी को क्या कर रहा है, 18 घंटे में खाली कर रहा है। एक पाइप और है सी, वो क्या कर रहा है, 18 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमको प्रॉब्लम क्या हो रही होगी, बस इसको जो है इसके एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 108/10 लिख सकते हैं। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 216/10। ठीक है, इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54 और बटे में 5, यही आ जाएगा। और इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये आ रहा होगा 108 और बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही आ जाएगा। और ये 18 है तो 18 का 18 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना आसान हो गया हमारे लिए। इसका एलसीएम आ रहा होगा 108। अब देखिए 54/5 से इसको डिवाइड करेंगे, 54 से 2 बार में और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2 पंजे का 10। ठीक है, अब देखिए इसको 108 से बटा 5 से डिवाइड करेंगे, 108 से 108 कट जाएगा और बचेगा क्या, 5। ठीक है, अब देखिए 18 है, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 से 6 बार में कट रहा होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। ए जो है, ए की क्षमता क्या आ गई, 10 आ गई। टोटल जो हमारा काम हो गया, यानी कि टोटल जो टंकी की क्षमता है वो क्या है, 108 यूनिट है। और ए की क्षमता क्या है, 10 है। बी की क्षमता क्या आ गई, 5 आ गई। और सी की क्षमता क्या आ गई, 6 आ गई। यानी कि 10 भरेगा, 5 ही भरेगा और 6 क्या कर रहा है, खाली करने वाला है। क्योंकि सी क्या कर रहा है, खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो अगर तीनों को एक साथ चालू करते हैं तो देखिए 10 और 5 15 और 6, 15 अगर भर रहा है तो 6 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ओवरऑल जो है 9 यूनिट जो है हमारा वो भर रहा होगा। ठीक है, तीनों को अगर साथ में चालू करते हैं तो 9 यूनिट भर रहा होगा। कितने, 1 घंटे में। 1 घंटे में क्या हो रहा होगा, 9 यूनिट काम हो रहा होगा। ठीक है, और टोटल काम कितना है, 108। टोटल काम है 108 और 9 यूनिट के हिसाब से हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा, 12×9=108, यानी कि 12 घंटे का समय लग जाएगा पूरे टंकी को भरने में। ठीक है, तो 12 घंटे हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45 में क्या है, एक चार्ट दिया हुआ है और कह रहा है इस चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, हमको स्क्रू का संख्या दिया हुआ है, 50, 100, 150, 200 ऐसा संख्या दिया हुआ है। और नीचे क्या दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मंथ दिया हुआ है कि किस मंथ में कितना हो रहा है। तो देखिए सबसे कम जो है 200 है, 200 है तो क्या 250 से कम है। और सबसे कम 200 है, ये किस मंथ में है, ये जनवरी मंथ में है। तो जनवरी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या है 46 नंबर। अब देखते हैं 46। देखिए 46 में क्या कह रहा है, 2:12 PM पर घंटे और की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है, कोण निकालने का जो कोण है वो निकालने का तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या होता है, 30 डिग्री इंटू
घंटा और माइनस होता है 11/2 डिग्री इंटू मिनट होता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमको आसानी से बन जाएंगे। देखिए टाइम क्या दिया हुआ है हमको 2:12 PM, 2:12 PM। देखिए इस फॉर्मूले में अगर जो है हमारा आंसर जो है अगर माइनस में आए तो माइनस को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब आवर है तो 2 घंटे है तो इसको हम लोग आवर मानेंगे, और 12 मिनट है तो 12 मिनट को हम लोग यहाँ मिनट मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री और आवर क्या है 2, माइनस का 11/2 और मिनट क्या है हमारा 12 मिनट है। ठीक है, ये क्या हुआ था 12 मिनट। अब देखिए 2 से ही कटा होगा 6 बार में। अब ये आ जाएगा हमारा 30 दूना 60 और माइनस का 11 छक 66, माइनस का 6, तो ये आ रहा होगा हमारा माइनस का 6। तो हम पहले ही कह दिए कि माइनस को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, इसमें अगर फॉर्मूला में माइनस आए तो माइनस को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा 6 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 47 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर 5। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर 5 डिग्री में, ये प्लस है, cos स्क्वायर 10 है, फिर प्लस है डॉट 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 डॉट, फिर क्या होगा प्लस cos स्क्वायर 85 होगा, 5 से गैप होते जा रहा है, और फिर लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर 90 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। और इसी को जोड़कर क्या वैल्यू आएगा वही हमसे पूछता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए समझते हैं। अब देखिए cos 5 है, इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है। लास्ट में क्या है cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, cos स्क्वायर 90 है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। ये क्या है cos स्क्वायर 5 है और ये क्या है cos स्क्वायर 85 है। अब एक सेकंड, cos स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 5, ये लिख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। cos 85 को क्या लिखते हैं 90 माइनस का 5, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या बना देगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये थीटा की जगह ये आ गया और 90 माइनस थीटा क्या बना दिया साइन थीटा बना दिया। अब देखिए ये क्या है cos स्क्वायर 5 है और ये क्या है साइन स्क्वायर 5 है, तो हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या बना देगा 1 बना देगा। ठीक है, ये दोनों पद को जोड़ के क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो वैसे ये क्या है cos 10 है, तो इसके पहले क्या हो रहा है cos 80 वाला होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस का 10, तो बना देगा साइन 10। फिर से वही हो जाएगा cos स्क्वायर 10 और फिर साइन स्क्वायर 10, तो ये भी क्या बना देगा 1 बना देगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको पता चल जाए कि टोटल कितने टर्म है तो फिर हमको पता चल जाएगा कि कितने बार जो ये 1 है वो कितने बार आया होगा। इस पूरे सीरीज में एक कितना जो बना रहा होगा, एक कितने बार बन रहा होगा वो हमको पता चल जाएगा। जैसे देखिए ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको जोड़े तो क्या बना दिया 1 बना दिया, यानी कि 2 टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो वैसे कितने टर्म होंगे वो हम पता करते हैं। तो देखिए 5-5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, ऐसे क्या हो रहा है 5-5 का अंतर आते जा रहेगा। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हमारा 85 है और 5-5 का अंतर है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा 17, तो टोटल टर्म हमारा कितना आ गया 17 आ गया। टोटल टर्म जो है हमारा कितना आ गया 17 आ गया। टोटल टर्म हमारा क्या आ गया 17, क्योंकि देखिए सब में गैप क्या है 5-5 का गैप है और हाईएस्ट वैल्यू क्या हमारा 85 है। देखिए cos 90 इसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू क्या बना रहा है 0 बना रहा है, इसको हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। और 85 जो है हाईएस्ट वैल्यू है, इसको 5 से अंतर जो है उसे डिवाइड किए तो हमारा टर्म क्या आ गया 17 आ गया। अब देखिए 17 टर्म हो गया। अब समझते हैं एक कितने बार आया होगा वो समझते हैं। ठीक है, 2 टर्म को हम लोग जोड़े तो 1 आ रहा है, यानी कि देखिए एक जो वैल्यू लाने के लिए 2 टर्म को जोड़ना पड़ रहा है, वैसे 2 वैल्यू लाने के लिए 4 टर्म को जोड़ेंगे, और अगर 4 टर्म लाना होगा तो कितना 4 वैल्यू लाने के लिए, यहाँ पर 4 वैल्यू लाने के लिए ऐसे ऐसे 8 टर्म को जोड़ना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो अब वैसे देखिए 17 टर्म है, तो 17 टर्म का वैल्यू जो है लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है आधा होते जा रहा है, यानी कि 2 टर्म को जोड़ रहे हैं तो वैल्यू 1, 17 टर्म को जोड़ेंगे तो वैल्यू आधा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 17/2, 17/2।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2 8 16 और 1 8.1/2, यानी कि सबको जोड़ने पे हमारा वैल्यू क्या होगा 8.1/2। ठीक है, समझ गए होंगे। cos 90 को हम लोग नहीं जोड़े क्योंकि cos 90 का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8.1/2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 48 क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है 77 प्लस 14 माइनस क्या है 42 और बटे में क्या है 7 गुना 3 फिर क्या प्लस 12 माइनस का 9, यही दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा प्लस है, प्लस, हाँ ये प्लस है। ठीक है, अब देखिए 12 में से 9 घटाएं तो ये क्या बना रहा होगा हमारा 3 बना रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सबसे पहले ये कट जाएगा कितने बार में 6 बार में कट रहा होगा, फिर माइनस क्या 6 3 का 18 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 7 4 11 का 1 और 7 1 8 और 9 91। अब देखिए 91 माइनस 18 और ये प्लस है यहाँ पे प्लस 3, इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इसमें जुड़ेगा तो 94 और माइनस का 18, यही आ रहा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बना देगा, देखिए 14 है यहाँ पे क्या होगा पैसा लेगा तो 14 में से 8 गया तो 6। ठीक है, यहाँ बच गया 8 में से 1 गया तो 7 76, इसका वैल्यू क्या गया 76, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 49 में क्या है x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 55 बटा x माइनस 29 क्या 19 दिया होगा, क्या है 55 बटा x माइनस का 19, यही दिया हुआ। तो x का हम लोग मिनिमम वैल्यू क्या रखें, जो ये जो है ये क्या बना दे हमारा एक पूर्णांक संख्या बना दे, क्या बना दे हमारा पूर्णांक बना दे। देखिए ऑप्शन में से ही x का मान हम लोग वैल्यू जो है पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन में क्या 74 में तो रखते हैं 55 बटा 74 माइनस का 19। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 14 बनाएगा, 14 में से 9 गया तो 3 बना रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर में 55 हो गया और बटे में क्या बना रहा होगा 53, इसको माइनस करने क्या आ रहा होगा 53 आ रहा होगा। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा भिन्न के रूप में आ गया, ये कटेगा नहीं इससे, ये कभी भी कटने वाला है नहीं तो ये हमारा पूर्णांक कभी नहीं बनाएगा। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन में। अब अगला ऑप्शन दिया हुआ 36, अब बी नंबर में क्या दिया हुआ है 36। अब देखिए 36 रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखते हैं 36 तो माइनस का 36। ठीक है, अब फिर क्या माइनस का 19, ये हमारा बना रहा होगा, ऊपर में बना देगा 55 है और बटे में क्या हो जाएगा 9 6 15 तो 5 हाथ में 1 3 4 1 5 माइनस का 55, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 है, ये क्या है पूर्णांक है, भले ही माइनस में है लेकिन फिर भी क्या है हमारा पूर्णांक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 50 में क्या है एक संख्या जो है 9:5 के अनुपात में विभाजित है, क्या दिया हुआ है अनुपात क्या दिया हुआ है 9:5 जो है वो विभाजित है संख्या। ठीक है, फिर आगे कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात क्या है 5:3 हो जा रहा है। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं 8 जोड़ने पर अनुपात क्या हो रहा है 5:3 हो जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी वो हमसे पूछ रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल है, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले का अनुपात क्या था 9:5 था। ठीक है, और बाद में क्या हो रहा है 8 जोड़ने पर 5:3 हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले ही हम लोग देखिए बता चुके हैं इसमें कि कोई भी दो संख्या हो जो अंतर उसका वर्तमान का अंतर होता है वही अगर उसमें हम कुछ जोड़ेंगे, जैसे आयु में हम लोग जोड़ते थे 5 साल बाद क्या होगा या फिर 5 साल पहले क्या होगा, तो जो भी हम लोग अंतर होता है वो 5 साल बाद भी या फिर जितने भी हम जोड़ेंगे दोनों में अगर जोड़ते हैं तो अंतर जो है वो क्या होगा समान ही रहेगा। जितना ये वर्तमान में अंतर है उतना ही 8 जोड़ने के बाद भी अंतर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ अंतर कितना है, यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ कितना है 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं 2 से 1 से, इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बना देगा 10 और ये बना देगा 6। ठीक है, तब देखिए यहाँ अंतर क्या है 9 और 5 4 का अंतर है, यहाँ 10 और 6 4 का अंतर है, अंतर दोनों का क्या आ गया समान आ गया। अब यहाँ से देखिए 9 से ही क्या हो रहा है 10 हो रहा है और 5 से ही क्या हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, और इस 1 की वृद्धि का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यानी जहाँ जो हमारे यहाँ पे 1 की वृद्धि है उसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, 1 का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए पहले अनुपात क्या था, 9:5 था। देखिए जो बड़ी होगी उसका अनुपात भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा संख्या हमारा कौन सा है, 9 है। 9 के अनुपात वाला संख्या क्या है, बड़ा होगा। तो 1 का वैल्यू 8 है, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुना 9 क्या आ जाएगा, 8 9 का 72। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 72। अगर छोटी संख्या पूछता तो हम लोग 1 का वैल्यू 8 लिए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। तो छोटी संख्या क्या होती है, 8 पंजे का 40। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 51। 51 में क्या है, एक आयत है जिसकी भुजा क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जा रही है जिसके विकर्ण क्या है, समान है, और एक कोण का मान 60 डिग्री है, और इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक आयत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, भुजा एक 12 है और एक क्या है, 4 है। ठीक है, यही दिया हुआ है, 12 और 4 दिया हुआ है। देखिए अगर इससे हम समचतुर्भुज बनाते हैं तो जो इसका परिमाप होगा वही क्या हो रहा होगा, समचतुर्भुज का भी परिमाप हो रहा होगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12, ये 4 है तो ये भी 4। ठीक है, 12 और 4 16, और ये 16, 16 16 32। इसका परिमाप क्या आ गया, 32। क्या दिया हुआ, मीटर एक सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या आ गया, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर हम इससे कोई समचतुर्भुज बनाते हैं, कोई समचतुर्भुज बनाते हैं तो उसका परिमाप भी क्या होगा, 32 हो रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, 8 8 8, और ये भी 8 हो जाएगा। 8 चौका 32, तो सभी भुजा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमको कह रहा है कि इसका एक कोण क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए इसका एक कोण क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका एक कोण जो है मान लेते हैं ये क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर विकर्ण बनाते हैं, ये यहाँ से एक विकर्ण बनाते हैं तो देखिए अब हमको यहाँ से लग रहा है, देखिए ये भुजा 8 है, ये भी भुजा 8 है, यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा है। तो इसके सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला है। इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, बस ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है। तो जब दोनों भुजा आपस में बराबर होती है तो दोनों के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 60 है, तो ये दोनों को जोड़ के क्या होगा, 120, क्योंकि तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। तो ये दोनों को जोड़ के क्या आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60। अब जानते हैं हम लोग कि तीनों कोण अगर बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, देखिए तो ये भी भुजा क्या होगी, 8 ही बना रही होगी। जैसे इसमें देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने का भुजा कौन सा होगा, ये वाला, और इसके सामने का भुजा कौन सा है, ये वाला। तो ये भी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी कि ये क्या बना रहा होगा, समबाहु त्रिभुज। ये क्या बना दिया हमारा, समबाहु त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुना होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 और भुजा क्या हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, तो 4 से ये 2 बार में, तो ये आ गया हमारा 8 दूना 16, 16√3। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल का आगे कितना क्षेत्रफल, 16√3। और समचतुर्भुज में उसके विकर्ण क्या करते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, इस पार्ट का भी क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो इसका क्या 16√3, तो ये भी क्या होगा 16√3। तो पूरा जो समचतुर्भुज है, पूरा चतुर्भुज है, उसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16√3 गुना 2, 2 गुना 16√3, ये आ जाएगा हमारा 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 52 में क्या है, एक जो है भिन्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 273, और बटे में क्या दिया हुआ है 195, 195 यही दिया हुआ है। इसको क्या लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है।
तो बहुत ही सिंपल है, इसको अगर भाग करके जो भी हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए भाग लगाते हैं, देखिए ये 27 है और 3 है, यानी कि इस 3 से तो ये कट ही रहा है, तो ये भी 3 से कट रहा होगा। देखिए 3 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 3 9 का 27 और 3 एकम 3। ठीक है, इसको 3 से काटते हैं तो 3 6 का 18, एक गया तो 3 पंजे का 15, यही आ रहा होगा। अब देखिए ये कट रहा होगा 13 बार में कट रहा होगा। 13 से काटते हैं तो 13 पंजे का 65 और 13 सत्ते 91, तो 7/5 क्या आ गया, इसका सिंपल फॉर्म आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 53 में क्या है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसके दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा हैं, तो इनके वर्गमूलों का योग क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इनके वर्गमूलों के जगह पे इनके वर्गों का योग क्या होगा, जो मूल है उनके वर्गों का योग क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वर्गमूल की जगह पे क्या होगा, वर्गों का योग। अब देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस का 5x प्लस 1 और बराबर क्या देगा, 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। इसके दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसका x का वैल्यू क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, और इसी का क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। यहाँ से 2 वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसका आसान तरीका है कि देखिए 6 एकम 6, देखिए गुना करके 6 और जोड़ के क्या आ रहा है, 5x आ रहा है, माइनस का 5x आ रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 6x² और 5x को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर 6 आए, गुना करने पे 6 आए और जोड़ या घटा करके 5x आना चाहिए। तो देखिए 3 दूना 6 होता है और 3 और 2 5, तो माइनस का 3x माइनस का 2x और ये प्लस 1 है, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस 3x और माइनस 2x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x बनाएगा। ठीक है, 5x को क्या लिख दिया हम लोग, 3 और 2 के टर्म में लिख दिए। अब यहाँ से देखिए 3x क्या है, दोनों में कॉमन है, 3x अगर कॉमन लेते हैं तो ये बना देगा 2x, और यहाँ पे कॉमन ले लें तो बच गया a। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2x है, तो यहाँ पर अगर -1 कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बना दिया 2x, और यहाँ पे माइनस ले लिए हैं तो माइनस में यहाँ बना देगा माइनस का 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब 2x माइनस क्या है, इसमें कॉमन है, 2x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो बना देगा हमारा 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 के बराबर है, तो इसका भी वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इससे निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। इसका वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ये देखिए 0 उधर जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 और ये बटे में आएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। अगर इसको 0 करेंगे तो 1/2, और अगर इसको 0 करेंगे तो ये बना देगा हमारा x का क्या आ जाएगा, 1/3। तो दो वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/2 और 1/3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि जो दो मूल हैं अल्फा और बीटा, इसी का वैल्यू क्या है, 1/2 और 1/3। तो मूलों के वर्गों का योग क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो मूल तो ये हैं, इनके वर्गों का योग हमसे पूछ रहा है, तो इनके वर्ग का कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/3 का स्क्वायर, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा देखिए 1/4 और ये बना देगा 1/9। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 36 और 9 4 13, तो 13/36 यही क्या हो जाएगा, मूलों के वर्गों का योग हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 54 में क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 या 8 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, प्रत्येक स्थिति में 4 जो है शेषफल हमको आ रहा है। ठीक है, तो इन संख्याओं का आरोही क्रम में लिखते हैं तो जो दूसरी संख्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए समझते हैं। संख्या क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 6 7 और 8, इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। यानी कि कोई एक संख्या है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 6 7 या 8 किसी से भी विभाजित करते हैं तो शेषफल हमेशा क्या आ रहा है, 4 शेषफल आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग वैसी संख्या निकाल लेते हैं जिसको क्या कर रही होगी, ये भी और ये भी सभी क्या कर रहे होंगे, विभाजित कर रहे होंगे। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है कि चारों क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए चारों का एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना ये 8 है तो 8 को लेते हैं, फिर 7 है तो 7 को लेते हैं। अब देखिए 8 लिए हैं तो 2 इसमें आ गया होगा, बच गया 3 ले लेते हैं। यही क्या हो रहा होगा, इसका एलसीएम आ रहा होगा। अब देखिए समझते हैं। देखिए ये आ जाएगा 8 पंजे का 40 या 120 गुना 7,
तो ये आ रहा हुआ 840। तो 840 एक ऐसी संख्या आ गया जो क्या हो रहा है, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऐसी संख्या आ गया जो सभी से कट रहा होगा। लेकिन हमको ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो रहा है, काटने पर 4 शेष बच रहा होगा। तो 4 शेष बच रहा होगा तो संख्या हमारा क्या होगा, 844, यही संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 844। तो ऐसी संख्या हमको निकालना है कि जो क्या होगी, दूसरी संख्या हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या तो ये हो गई, पहला संख्या क्या होगा, ये हो गया। अब दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, देखिए सभी से कट रहा होगा। तो जो एलसीएम है, जो ये एलसीएम है, इसका 2 गुना, इसका अगर 1 गुना कट रहा है तो इसका 2 गुना भी क्या होगा, इससे कट रहा होगा, सभी संख्या से कट जाएगा। तो इसका 2 गुना करते हैं तो देखिए ये आ रहा होगा 0, 4 दूना 8, 8 दूना 1680। तो 1680 भी एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो क्या होगी, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ठीक है, तो 1600 ऐसी संख्या है जो क्या है, सभी से कट रही होगी। लेकिन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि 4 शेषफल बच रहा होगा। तो 4 शेषफल बच रहा होगा तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1684। संख्या क्या हो जाएगा, 1684 हो जाएगा। ठीक है, 1680 कटने वाली हो गई और 1684 संख्या लेंगे तो 4 क्या होगा, शेषफल बच रहा होगा। तो देखिए हमको कह रहा है कि ऐसी संख्या लेना है जो क्या होगा, इस सभी से कट रहा होगा। सबसे पहले क्या आ गया हमारा 844, और दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटे वाले को पहले लिख रहे हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े। जैसे यहाँ पे 1 गुना किए हैं, फिर यहाँ पे क्या किए, 2 गुना किए हैं, तो फिर 3 गुना, 4 गुना, ऐसे ही करते जाएंगे तो वो संख्या क्या होगी, सभी इससे करते जाएगी और 4 शेषफल देते जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था इसमें कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या हमारा आरोही क्रम से जाए तो पहला संख्या तो ये हो गया, सबसे छोटा तो यही संख्या है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या आ गई, 1684। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइव में क्या कह रहा है, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बड़ा हिस्सा को एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, 2:3 में विभाजित कर रहे हैं और बड़े हिस्से से क्या बना रहे हैं हम लोग, बड़े हिस्से से क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। ठीक है, और छोटे हिस्से से क्या बना रहे हैं, छोटे हिस्से से बेलन बना रहे हैं। छोटे हिस्से से क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बड़े हिस्से से हम लोग शंकु बना दिए, यानी जो 3 वाला हिस्सा है उससे क्या बना दिए, शंकु, और छोटे वाले से बेलन बना दिए। अब देखिए इसी में कह रहा था हमको कि शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या है, बराबर है। जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या है, बराबर है। अगर त्रिज्या इसका r मानते हैं तो ऊंचाई भी क्या हो रहा होगा, इसका r हो रहा होगा। ठीक है, फिर वैसे ही कह रहा है हमको कि छोटे हिस्से से बेलन बनाते हैं तो उसका ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या है, बराबर है। यानी कि जितना इसका त्रिज्या है, अगर r इसका त्रिज्या है, स्मॉल r मान रहे हैं, तो इसका ऊंचाई भी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या है, वही हमसे पूछ रहे हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, और यानी कि शंकु वाले को हम ऊपर में रख रहे हैं और बेलन को क्या रखेंगे, शंकु को ऊपर में रखेंगे और बेलन को नीचे रख रहे होंगे। ठीक है, यही अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए शंकु है तो शंकु का आयतन, दोनों का आयतन जो ये 2:3 में विभाजित हो रहा है, तो ये आयतन क्या हो रहा होगा, 2:3 में विभाजित हो रहा होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r² h क्या होता है, 1/3 पाई r² और h, एक सेकेंड, r इसका कैपिटल R है और h किसके बराबर है, r के बराबर है। तो h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और r लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, पाई r² h, h क्या है, r के बराबर है, तो h की जगह पे क्या लिख दिए, r लिख दिए। ठीक है, और इसी में हमको दिया हुआ है कि दोनों का आयतन क्या है, 2:3, यानी शंकु को ऊपर रखते हैं तो 3:2। ये आयतन क्या है, 3:2 के विभाजित है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पाई से देखिए पाई कट रहा होगा और ऊपर में r³ बना रहा है, r³ और बटे में नीचे क्या है, स्मॉल r का r³ है और 1/3, ये क्या बना रहेगा, 3 क्या आएगा, नीचे आ रहा होगा, 3 नीचे आ रहा होगा और ये बराबर किसके है, 3/2 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू इसका निकालते हैं, r³ डिवाइडेड बाय r³, ये क्या हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 9/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था
कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, ठीक है। और कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई का अनुपात, बेलन की ऊंचाई क्या है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर और बटे में स्मॉल आर, इसका जो अनुपात है वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर का होल क्यूब और स्मॉल आर का होल क्यूब क्या है, हमारा वैल्यू आ गया है। यहाँ से अगर इसका निकालते हैं कैपिटल आर और बटे स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9 और बटे में क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैपिटल आर बटे स्मॉल आर क्या आएगा, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 56 में क्या कह रहा है, एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, क्या है, बॉय और गर्ल, क्या है, 10 लड़के हैं और 10 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है हमसे, इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत जो है 10% कम हो जा रहा है, ठीक है। देखिए समझते हैं, तो क्या कह रहा है, लड़के कितने लड़के जोड़े गए थे वो हमसे पूछ रहा है। देखिए लड़के कितने हैं, 10 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। अब कह रहा है कि इस समूह में कुछ लड़कों की मान लेते हैं कि x जो है वो लड़के जोड़ते हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो है इनकी संख्या जो है वो क्या हो रही है, 10% कम हो जा रही है, 10% क्या हो रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। इनकी संख्या में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो जा रहा है। तो देखिए समझते हैं, अभी है ये कितना, ये भी 10 है और ये भी 10 है, यानी कि 50-50 है। टोटल अगर 100 होगा, दोनों को जोड़ के 100% होता है, तो ये भी क्या होगा 50% और ये भी क्या हो रहा 50% हो रहा होगा। सबसे आसान तरीके से हम समझ रहे हैं। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 100% होता है और 100% में क्या है, 10 ये है 10 ये, यानी कि 50-50 क्या है, दोनों है, 50% लड़के हैं 50% लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि कुछ लड़के इसमें जोड़ते हैं तो लड़कियों में क्या होता है, 10% कम हो जा रहा है। पहले था 50 और 10% का कमी हुआ तो अब बना दिया होगा 40। इसमें क्या होगा, 10% कमी बनाते हैं तो अब क्या होगा, 40% होगा, ठीक है। 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होते हैं, दोनों को जोड़ के क्या होता है, 60% होता है, तो लड़के क्या होंगे, 60% होंगे, ठीक है। लड़कियां अगर 40% है तो लड़के क्या होंगे, 60% हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 50 है और 50 में हमको वृद्धि क्या हो रही है, 50 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, यानी कि 10% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर लड़कियों में हम 10% की कमी करते हैं तो लड़कों में क्या करना पड़ेगा, 10% का वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी 10% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितने जो वृद्धि करने पे जो है उसका जो है ये 10% कम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 10% है, टोटल हमारा 10 है, लड़के कितने हैं, 10 है, और इसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका जो है 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये क्या गया, 1, यानी कि लड़कों की संख्या में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, लड़कियों की संख्या में 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसमें 1 कम करेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इसमें 1 कम किया तो ये आ जाएगा 9। तो देखिए दोनों का संख्या का समान रखने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा, इसमें क्या करना है, 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी तो जोड़ के क्या आएगा, 10 और 10 20, तो फिर 11 और 9 20। दोनों का समान संख्या रखने के लिए इसमें 1 का कमी और इसमें 1 का वृद्धि, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 57 में क्या है, एक कक्षा में 18 लड़कों का एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत क्या है, 16 दिया हुआ है, जबकि कक्षा में कुल जो विद्यार्थियों का औसत क्या है, 18.1 है। तो लड़कियों का प्राप्त अंकों का औसत क्या है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल तरीका है, टोटल कितने हैं, 30 हैं, 30 विद्यार्थी हैं, उनका औसत क्या दिया हुआ है, 18.1 दिया हुआ है, तो योग यहाँ से निकल जाएगा। औसत क्या होता है, कुल योग और बटे संख्या। तो अगर हमको योग निकालना है तो औसत में क्या करना होगा, जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये योग यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, कुल 30 विद्यार्थियों का योग क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 से 0 कट रहा होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एकम 3, 8 या 24 का 4, हाथ में 2 और 3 और 2 5। इसका योग क्या गया, 543, ठीक है। फिर जब हमको कह रहा है लड़कों का जो है 18 लड़के हैं, 18 लड़कों का औसत क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 18 लड़कों का औसत क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो इनका योग क्या आ जाएगा, देखिए 18 छक्का 108 का 8, हाथ में 10, 18 और 10 28, 288। लड़कों का योग हमको आ गया है और टोटल योग हमको आ गया है, तो लड़कियों का योग आराम से निकल जाएगा। कुल योग में से अगर लड़कों का योग घटाते हैं तो वही क्या होगा, हमारा लड़कियों का योग निकल जाएगा, और जो लड़कियों का योग है उसमें संख्या से विभाजित करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। देखिए
सॉल्व करते हैं इसको। ये कुल योग में से लड़कों का घटाते हैं तो ये आ जाएगा ये हमारा, देखिए 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे 3 बना रहा है तो ये 8 5 13, तो 5, यहाँ बच के 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो कुल जो लड़कियों का योग है वो क्या आ गया, गर्ल का योग क्या आ गया 255। और गर्ल की संख्या क्या है वो देखिए, टोटल कितने हैं 30 विद्यार्थी हैं, 30 में 18 क्या हैं लड़के हैं, 18 क्या हैं बॉय हैं, तो हमारा 12 क्या बन रहा होगा, लड़कों की संख्या क्या बन रही होगी 12 बन रही होगी, लड़कियों की संख्या क्या बन रही होगी 12 होगी, तभी तो जोड़ के 18 और 12 जोड़ेंगे तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30 विद्यार्थी हो रहे होंगे। तो 255 में क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो लड़कियों का औसत है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, 1 गया तो एक बार में लगेगा, फिर 3 है तो पॉइंट बैठाएंगे 0 30, तो 12 दूना 24, फिर 6 बच गया, 6 में 0 बैठाएंगे तो 12 पंजे का 60, तो 21.25 यही क्या आ गया लड़कियों का औसत आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है 58। 58 में क्या है, किसी संख्या का 76% क्या है 95 है, तो वह संख्या क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किसी संख्या मान लेते हैं x कोई संख्या है, इसका क्या है 76%, क्या है 76%, परसेंट का मतलब बटे में 100, क्या दिया हुआ है इसका मान जो है 95 है, यही दिया हुआ था। 76% का वैल्यू क्या है 95 है, तो इसमें जो संख्या है x संख्या है उसका हमको वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 गुना 95 और बटे में क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको काटते हैं, देखिए 4 से ही कट रहा होगा, 4 से 1 बार में और 4 से 9 बार में, 4 से ही कट रहा होगा 25 बार में, और 19 से ये 5 बार में, और ये आ जाएगा 25 पंजे का 125, तो संख्या क्या आ गई 125। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 59 में क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 84 डिवाइड में क्या है माइनस का 5, फिर है प्लस का -4, और फिर दिया हुआ है हमको ऑफ 32 डिवाइड में क्या है -16, और डिवाइड में क्या है माइनस का 2, यही दिया हुआ है हमको। इसी को सॉल्व करके हमको आंसर लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको -16 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से ही 8, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है -4, ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ का काम करेंगे। अब ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, का की क्रिया, का मतलब क्या होता है गुना, अब फिर गुना क्या -4 है तो -4 से गुना हो जाएगा, तो ये बना देगा -16। अब -16 है, फिर क्या है प्लस -5, तो -5 है, और फिर प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो -16 और -5 इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा -21। ठीक है, अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड कर देंगे, और क्या है 84, तो 21 से ये 4 बार में कटता है, और माइनस है तो -4, तो आंसर क्या आ गया हमारा -4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 में क्या है, इनलेट पाइप P जो है किसी टैंक को 7 घंटे में भर रही है, जबकि आउटलेट पाइप Q जो है 6 घंटे में भर रही है। 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर रही है, यानी कि देखिए P जो है हमारा भरने वाला है वो 7 घंटे में भर रही है, और Q जो है खाली करने वाला है ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है हमको यदि केवल P को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाए और उसके बाद Q को भी खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितने घंटे की आवश्यकता होगी, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों का क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए टोटल जो है एलसीएम आ जाएगा हमारा 42, 7 से 6 बार में कट जाएगा, और 6 से 7 बार में, यानी कि P की क्षमता क्या आ गई 6 आ गई, और Q की क्षमता क्या आ गई 7 आ गई। 6 की क्षमता से क्या भर रहा है, और 7 की क्षमता से क्या है खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि P जो है पहले 3 घंटे तक खुला रहता है। देखिए कोई खाली टंकी है, ठीक है खाली टंकी है, उसमें हम क्या करें P को हम लोग खोल के छोड़ दिए हैं, P को खोल दिए हैं कितने घंटे के लिए 3 घंटे के लिए खोल दिए हैं, 3 घंटे के लिए क्या करते हैं खोल दिए हैं। तो 3 घंटे में क्या करोगे 6 का 18 यूनिट जो है
पानी इसमें भर देगा। पी को अगर खोलेंगे तो 18 यूनिट क्या होगा, पानी इसमें भर देगा। ठीक है, अब देखिए 18 यूनिट भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पी और क्यू दोनों को चालू कर देते हैं, यानी क्यू को भी चालू कर दे रहे हैं। तब देखिए पी और क्यू दोनों अगर एक साथ चालू होगा तो ये 6 भर रहा होगा और ये -7 के हिसाब से खाली कर रहा होगा। तो 6 भर रहा है, -7 खाली कर रहा है, यानी कि ओवरऑल -1 क्या है, 1 यूनिट जो हमारा वो खाली हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को अगर चालू करते हैं तो टोटल हमारा भरा हुआ कितना है, 18 यूनिट। पी कितना भरा है, 18 यूनिट भरा है। 18 यूनिट को खाली करने में एक की क्षमता से अगर खाली हो रही है तो कितना टाइम लगेगा, वही हमसे पूछ रहा था। तो 18 यूनिट है, एक की क्षमता से खाली करेंगे तो 18 घंटे हम इनको लगेगा। पूरा जो है जितना भरा हुआ 18 यूनिट काम को करने में कितना लगेगा, 18 घंटे लग जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 61। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है 61। क्या दिया हुआ है, ए बी और सी एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर रहे हैं। क्या है, ए बी और सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ए और बी एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता होती है। अगर ए प्लस बी करते हैं तो उनको जो है 2.4 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, 2.4 दिन का टाइम लग रहा है। फिर आगे कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 4 दिन का समय लग रहा है। अगर बी और सी करते हैं तो उन्हें क्या हो रहा है, 4 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है हमसे कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 2.4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/10 और उसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 12/5, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 2 से ही कट रहा होगा 6 बार में, और 12/5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 बार में, और 4 से ये 3 बार में, यानी कि तीनों की क्षमता क्या आ गई, 6 है। ए प्लस बी की क्षमता क्या है, 5 है, और बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6 है और ए प्लस बी क्या है, 5 है। तो अगर ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो सी का हमको निकल जाएगा क्षमता क्या है, तीनों का क्षमता 6 है और ए प्लस बी क्या है, 5 है। तो 5 उधर माइनस जाएगा तो यहाँ पे सी का क्षमता क्या आ जाएगा, सी की क्षमता हमको आ जाएगी, सी की क्षमता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तभी तो ए प्लस बी में अगर 1 जोड़ते हैं, इसकी क्षमता 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, तीनों की क्षमता 6 है। ठीक है, अब देखिए सी का वैल्यू हमको पता चल गया। तो यहाँ पे अगर सी का वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये बी प्लस सी जोड़ के क्या है, 3 है। बी प्लस सी जोड़ के क्या है, उसकी क्षमता क्या है, 3 है। ठीक है, और सी की क्षमता क्या आ गई, 1 आ गई, सी की क्षमता 1 है। तो बी की क्षमता क्या आ जाएगी, 1 उधर माइनस जाएगा तो 2। तो बी की क्षमता क्या आ गई, बी की क्षमता क्या आ गई, 2 आ गया। बी की क्षमता क्या आ गया, 2 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी जो है टोटल वर्क क्या हमारा 12 है, टोटल वर्क को कितने दिनों में समाप्त करेगा, वही हमसे पूछ रहा था। तो बी जो है 2 की क्षमता से टोटल वर्क क्या है, 12 है, 2 की क्षमता से करेगा तो उसको कितना लग जाएगा, 6 दिनों का समय लग जाएगा, 6 दिनों का समय लग जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स, आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी देखिए ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हमारा एक सेट और बच रहा है, तो कल के वीडियो में हम लोग इस सेट को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा ये जो 3200 वाला बुक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।